नमस्कार। बहुत से मेरे बच्चे इस बात को लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होने जा रहा है बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, उस फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें बता दीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए मुझे कि जो एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं आज आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर बताने जा रहा हूँ। एक तरह से कह लिए मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ या ऐसे क्वेश्चन का जिक्र करने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आप जो मैं क्वेश्चन, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जितना मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, यदि इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिएगा, तो अगर आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर या बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में टॉप स्कोरर बनना है, टॉप रैंकर बनाना है, तो निश्चित रूप से जितना मैं बता रहा हूं उतने ही क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसी में से एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या पूछेगा क्वेश्चन में? सर सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों से कहता है सर वो क्वेश्चन क्या आने के चांसेस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आने के चांसेस है एक्सटेंसिव, किसकी बात कह रहा हूं बेटा? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। आप जैसा कि जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है कि एक्सटेंसिव का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करे और इंटेंसिव का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे। तो जो किसी सब्सटेंस के क्वांटिटी पे मास पे डिपेंड करेगी उसे एक्सटेंसिव, और जो किसी सब्सटेंस के क्वांटिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगी उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के तमाम एग्जाम्पल आपने पढ़े हुए हैं, जैसे इंथैल्पी, जैसे इंट्रोपी, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, जैसे नंबर ऑफ मोल्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में भी आपने पढ़ा है। कौन कौन से एग्जाम्पल याद कर लीजिए। सर आपने पढ़ा हुआ है, सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। सर यहाँ पे नॉर्मेलिटी मोलरिटी की जो बात करते हैं या टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी इंटेंसिव के अंतर्गत आती हैं। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आपसे डिफिनीशन पूछेगा और उसका एग्जाम्पल पूछेगा। तो आपको नोट्स में डिटेल में पढ़ाया गया है, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन और साथ में उसके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। ये तो मैंने पहला आपको बताया। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? सर इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से डेरिवेशन पूछेगा। कहेगा सर डेरिवेशन कर दीजिए, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये आपको डेरिवेशन करना है, डेराइव करना है। सर कौन? प्रेशर वॉल्यूम वर्क का क्या मतलब है? दो प्रोसेस मैंने पढ़ाया आपको, एक एक्सपेंशन प्रोसेस और एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सपेंशन के लिए वर्क डन याद करिए, हम लोग ऐसा सिलेंडर बनाते थे और इस सिलेंडर में हम लोग गैस मॉलिक्यूल को फिलअप करते थे, एक पिस्टन से इसको क्लोज करते थे और इस पिस्टन को मैं धीरे धीरे कई स्टेप में इसको ऊपर ले जाता था। जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको एक्सपेंशन बोलेंगे और ये नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। सर यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला W इक्वल टू पढ़ाया गया था -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1। ये फार्मूला बेटा आपने एक्सपेंशन के लिए पढ़ा था और यही अगर साइन ये प्लस कर देंगे तो ये फार्मूला कॉन्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा। प्रेशर के रिलेशन में भी आपने फार्मूला पढ़ा था, W इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 P1/P2। ये प्रेशर के संबंध में, प्रेशर के रिलेशन में फार्मूला है। सर ये निगेटिव साइन एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर पॉजिटिव लगा देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन मैंने पढ़ाया है, डेरिवेशन एग्जाम में आपसे आएगा। तो आपसे डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब एक्सपेंशन, यही फार्मूला का डेरिवेशन जो कराया गया है उसको पढ़ लीजिएगा और वही एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन के आगे। सर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में क्या आने के चांसेस हैं? तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। सर इसी फार्मूले पे वर्क डन पूछेगा। सर W इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10
V2 अपान V1, इस फार्मूले पे वर्क डन पूछेगा, या तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछेगा या तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में। प्रेशर पूछेगा तो यहाँ पे P1 अपान P2 कर दीजिएगा। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए है, किसके लिए है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर इरिवर्सिबल के लिए पूछेगा तो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, इस फार्मूले का भी जिक्र किया गया है। तो वर्क डन आपसे या तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पूछेगा या तो इरिवर्सिबल पूछेगा, तो क्वेश्चन को लगा दीजिएगा, जैसा वर्क डन पूछेगा वैसा लगाइएगा। तो एक न्यूमेरिकल वर्क डन के आधार पे भी आएगा एग्जाम में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर इसके आगे बताइए क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? मैंने बेटा आपको पढ़ाया है मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी के अंतर्गत मैंने दो कंडीशन बताया था, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। सर मैंने आपको Cp के बारे में बताया था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv के बारे में बताया था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी, इन दोनों के बीच में मैंने संबंध रिलेशन बताया था Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये आपको बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन के द्वारा हमने इस फार्मूले को डेराइव किया था, और ये फार्मूला आप जो डेराइव किया था उसी फार्मूले को, उसी डेरिवेशन को आपको करना है। तो एग्जाम में याद करिएगा डेरिवेशन ऑफ बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। Cp जहां पर क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv जहां पर क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर एग्जाम में और क्या आ सकता है? इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए बेटा, जूल थॉमसन, कौन सी हेडिंग पढ़ाया था? जूल थॉमसन इफेक्ट। सर जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या कहा था आपने? मैंने कहा था बेटा एक यहाँ पे एडियाबैटिक आइसोलेटेड चैम्बर ले लेना। एडियाबैटिक आइसोलेटेड का मतलब हीट ना तो बाहर से अंदर आएगी ना तो हीट अंदर से बाहर जाएगी। हीट का आदान प्रदान बाहर से अंदर नहीं होगा, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने कहा था दो चैम्बर बना लेना, एक तरफ हाई प्रेशर लगा देना, एक तरफ लो प्रेशर लगा देना। ये पोरस चैम्बर होगा, पोर होगा, जिस छिद्र होगा हाई प्रेशर के गैस मॉलिक्यूल जिस समय लो प्रेशर की तरफ जाते हैं उस समय इसकी वेलोसिटी, इसकी मोमेंटम, इसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। और मैंने कहा था जिस समय इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगी इसका टेम्परेचर घट जाएगा। और जब कभी भी एडियाबैटिक सिस्टम में ये गैस मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं तो उस समय इनका काइनेटिक एनर्जी घट जाता, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जाएगा उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींचने लगेगा और खींचेगा। जैसे कोई आदमी जा रहा है और पीछे से उसकी लवर कह रही है कहाँ जा रहे हो, इधर आओ ना, उसको खींच लेगी। सर खींचेगी तो उसकी स्पीड जो जाने की थी वो कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने का मतलब सर वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे? जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? जूल थॉमसन। बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा। और ये भी बताया था जूल थॉमसन इफेक्ट रियल गैसेस पे अप्लाई होता है, आइडियल गैस के लिए नहीं होता। आइडियल गैस पे वैलिड नहीं होता, आइडियल गैस के लिए वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में सर कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता। अट्रैक्शन नहीं होगा तो वेलोसिटी को कम नहीं करेगा, वेलोसिटी कम नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं कम होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं कम होगी तो टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया है ये थ्योरी। तो जूल थॉमसन इफेक्ट एग्जाम में आएगा। तो जूल थॉमसन इफेक्ट एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सर जूल थॉमसन इफेक्ट के अलावा इसी पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू आता है, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट में एक डेरिवेशन आपको पढ़ना है, म्यू इज इक्वल टू -1 अपान Cp। Cp फिर वही से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल H अपान डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस म्यू को क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन कोफिशिएंट। Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल P क्या है? चेंज इन प्रेशर। और ये कैपिटल T का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये डेरिवेशन पढ़ाया गया बेटा, इस डेरिवेशन को तैयार कर लेना, और ये डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है बेटा।
अब जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ लिया, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का डेरिवेशन पढ़ लिया। इसके अलावा एग्जाम में सर और क्या आएगा क्वेश्चन में, सर आइडियल गैस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेज, जो भी एडियाबैटिक प्रोसेज फॉर आइडियल गैस, इसके लिए सर हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा है। क्या रिलेशनशिप किसमें पढ़ा है सर, डब्लू के एडियाबैटिक प्रोसेस में डब्लू के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैंने पढ़ाया है क्यू के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और साथ में पढ़ाया है डेल यू के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और साथ में डेल एच के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सर आइडियल गैस के एडियाबैटिक प्रोसेस में डब्लू का क्या प्रभाव पड़ेगा, हीट क्यू का क्या प्रभाव पड़ेगा, डेल यू की वैल्यू क्या होगी, डेल एच की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। वो टॉपिक जरूर तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, इसके अलावा एग्जाम में और क्या आ सकता है सर, इसके अलावा एडियाबैटिक प्रोसेस में दो डेरिवेशन आपने बहुत इंपॉर्टेंट करवाए हैं, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक इक्वेशन सर और आपने कराया था पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों डेरिवेशन मैंने आपको कराया है और बहुत ध्यान से इसको कर लीजिएगा, है ना। एग्जाम में ये डेरिवेशन जरूर पूछा जाएगा, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए और इसको एग्जाम में कर लीजिएगा, आएगा तो कर लीजिएगा। अगला, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछेगा सर, हम लोगों ने इसके बाद हम लोग सीधे चले गए थे थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, और वहाँ पे हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। याद होगा बेटा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में मैंने बात किया था, और मैंने कहा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए अगर बात करें तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के लिए तो ये वैल्यू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की कांस्टेंट होती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल बोल रहा हूं इसको, किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन सर अगर स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस दोनों में से कोई कंपोनेंट वीक ले लें, वीक का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी से ना टूटे, जिसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़े। सर अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट वीक ले लेंगे तो कुछ ऊर्जा उसको तोड़ने में खर्च हो जाती है। यही कारण है कि सर वीक एसिड स्ट्रांग बेस या वीक बेस स्ट्रांग एसिड दोनों में से कोई एक वीक लेंगे, या तो एसिड या तो बेस। सर इनका अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ें देखें तो इनकी वैल्यू 13.7 से कम होती है। सर इनकी वैल्यू 13.7 से कम होगी तो याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताया है, और इनकी वैल्यू 13.7 होती है, क्यों होती है इसका कारण बताया है। और अगर इसमें से एसिड या बेस में से कोई वीक ले लेंगे तो इनकी वैल्यू 13.7 से कम हो जाती, क्यों हो जाती उसका भी कारण बताया है। तो वही एक्सप्लेनेशन एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में आएगा। ठीक है बेटा, तो शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको पढ़ लीजिएगा, वो एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसके अलावा बेटा हेस लॉ के बारे में पूछेगा, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये हेडिंग आएगा। मैंने आपको हेस लॉ के बारे में बताया था, मैंने बेटा कहा था कि बेटा अगर कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बने तो आप रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट चाहे एक स्टेप में बनाइए चाहे 1000 स्टेप में बनाइए, एक स्टेप में बनाइए चाहे कई सारे स्टेप में बनाइए, जो एनर्जी की वैल्यू इंथैल्पी की वैल्यू होगी वो हमेशा बराबर होगी, वो वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो आप एक स्टेप में बनाएंगे तो मान लीजिए अगर एक स्टेप में बनाने के बाद मान लीजिए 100 किलो कैलोरी एनर्जी इवॉल्व होती है, तो इसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अगर 4 स्टेप रुक के आप बनाएंगे तो वहां पे सेम एनर्जी, ये जो वैल्यू होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे 3 स्टेप में भी उसके बराबर ही होगी। तो कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो चाहे कई स्टेप में कंप्लीट हो, उसमें चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बराबर होती है, उसी को हेस लॉ बोला गया। मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल क्वेश्चन में करवाया है ना, नोट्स में करवाया है।
उस क्वेश्चन को आप उस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन से शॉर्ट नोट्स आएगा, कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया है किरचॉफ इक्वेशन। क्या पढ़ाया है सर आपने? किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन को पढ़ लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ इक्वेशन। सर किरचॉफ इक्वेशन में क्या सर, डेल्टा Cp की वैल्यू मैंने कहा था डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपान T2 माइनस T1, ये फार्मूला पढ़ाया है। डेल्टा Cp का मतलब यहाँ पे डेल्टा Cp के बारे में बताया था, Cp डैश माइनस Cp, मतलब इसको प्रोडक्ट की मोलर हीट कैपेसिटी माइनस रिएक्टेंट की मोलर हीट कैपेसिटी माइनस कर दीजिएगा, डेल्टा Cp निकल के आ जाएगा। और डेल्टा Cp की वैल्यू बराबर किसकी होगी? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, मतलब रिएक्टेंट की चेंज इन एंथैल्पी, और ये है प्रोडक्ट की चेंज इन एंथैल्पी। प्रोडक्ट की चेंज इन एंथैल्पी में रिएक्टेंट को घटा दीजिएगा, ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा Cp निकल के आ जाएगा। फिर मैंने आपको एक बात और बताया था, मैंने कहा था अगर डेल्टा Cp के बजाय डेल्टा Cv आप कर देंगे, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ डेल्टा H2 जो लिखे हैं आप, इसको आप डेल्टा E2 लिख देंगे, और डेल्टा H1 को जो लिखे हैं उसको डेल्टा E1 लिख देंगे। मैंने ये डेरिवेशन दो पाथ में कराया है, पाथ फर्स्ट और पाथ सेकेंड मान के कराया है। डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, इस फार्मूले डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा किरचॉफ इक्वेशन क्या है, किसके लिए वैलिड है, और इसका डेरिवेशन करो, डेराइव करो। तो मैंने डेरिवेशन आपको पढ़ाया है, ये इक्वेशन आपको डेराइव करवाया है। डेल्टा Cv बराबर डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 भी कराया है, और डेल्टा Cp बराबर डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 का भी डेरिवेशन करवाया है। तो इस डेरिवेशन को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा सर और क्या आपसे एग्जाम में और क्या पूछेगा? इसके अलावा सर क्वेश्चन हम लोगों से न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए क्या आपने पढ़ा है? सर न्यूमेरिकल आएगा, हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा, कहेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन बता दो। फिर क्वेश्चन में हमको हीट ऑफ कंबसन पूछेगा, सर हीट ऑफ कंबसन क्वेश्चन में पूछेगा। अब यहाँ पे जब तुमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछेगा तो हीट ऑफ कंबसन दिया होगा, और हीट ऑफ कंबसन पूछेगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा। मैंने न्यूमेरिकल्स पे वीडियो भी बनाए हैं, आप मेरे वीडियो को देख के फॉर्मेशन और कंबसन दोनों का कैलकुलेशन समझ सकते हैं। इसके अलावा सर हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन पूछेगा, और सर इसके अलावा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन ऑन द बॉन्ड एनर्जी, ऑन द किसके बेसिस पे? बॉन्ड एनर्जी के आधार पे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो फॉर्मेशन हो, कंबसन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, या डेल्टा H रिएक्शन ऑन द बॉन्ड एनर्जी हो, ये सारे पे मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर दिए हैं मैंने। तो ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। इस आधार पे फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। कौन सा यूनिट समाप्त होगा? यूनिट फर्स्ट। तो जितने मैंने टॉपिक का डिस्कशन किया है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। किस यूनिट में? यूनिट फर्स्ट में। किस में आएगा बेटा? यूनिट फर्स्ट में। अब यूनिट सेकेंड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जितना पढ़ाया है उतना पूरा तैयार करिएगा, एग्जाम में कोई माई का लाल आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता। धन्यवाद।